हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। आज बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है रेजोनेंस। क्या है ये रेजोनेंस? एलसीआर सर्किट जिसने पढ़ा है उसको रेजोनेंस जरूर पढ़ना है। ये पूर्ण आहुति है एलसीआर सर्किट की। इसको जानना है, सीखना है। एलसीआर सर्किट के साथ साथ रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है सिखाऊंगा इस वीडियो में। मेरे साथ साथ बने रहना है बच्चों और देखना है रेजोनेंस कितना आसान टॉपिक है और कितना जरूरी है। लगाएंगे, सबका पता लगाएंगे, एक एक चीज सीखते जाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस कब आता है बच्चों? देखो आपको एक बात बताता हूं। I इक्वल्स टू, हमने एलसीआर पढ़ना जरूरी है बच्चों। एलसीआर की जानकारी रखो। ये एलसीआर के लिए इक्वेशन आती है करंट की। बहुत सही बात। अच्छा, एलसीआर में अगर आपको रेजोनेंस जानना है तो रेजोनेंस तब आता है इफ XL इक्वल्स टू XC के हो जाए। क्या बोला मैंने? अगर XL इक्वल्स टू XC के हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा बच्चों दिस इज अ रेजोनेंस कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन समझ में आती है कि रेजोनेंस बनाना है तो एलसीआर सर्किट में XL इक्वल्स टू XC के हो जाए। ये फर्स्ट कंडीशन है फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर सेकंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस ये क्या है? बहुत सिंपल। अब जरा देखना, XL और जब XC बराबर हैं तो डेनोमिनेटर में से ये सारा पार्ट निकल गया, क्योंकि XL में से XL ही माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? सेम हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर में से बच्चों ये सारा पार्ट उड़ गया। डेनोमिनेटर अब छोटू सा रह गया, खाली R में रह गया। और जब ये R में रह गया, ये हट गया तो डेनोमिनेटर कम हो गया। तो डेनोमिनेटर कम हो गया तो करंट का क्या होगा? डेनोमिनेटर कम होने से आंसर का क्या होगा? बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? ये तो सारा फैक्टर हट गया। डेनोमिनेटर बहुत कम हो गया तो क्योंकि खाली R रह गया, तो करंट कैसा हो गया बच्चों? मैक्सिमम। तो रेजोनेंस में करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। अरे सिंपल सी बात है। चलो तो आगे बताऊंगा आगे की बात। तीसरी बात सीखते हैं। तीसरी बात बच्चों ये है, करंट एंड EMF आर इन सेम फेज। क्या बोला? करंट और EMF सेम फेज में होते हैं। कैसे? आपने देखा होगा ना, tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC बाई R होता था क्या? जब हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा है वहां सीखा है। तो अगर ऐसा है और x हमें पता है रेजोनेंस में XL इक्वल्स टू XC होता है, तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो tan phi इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? जीरो। और tan phi जीरो कब होता है? कब होता है? जब tan phi की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। तो phi कितना आया? जीरो। किसके बीच का एंगल होता है ये? E और I के बीच का। किसके बीच का? E और I का। जीरो एंगल। तो यानी कि कैसे फेज में आए हैं? सेम फेज में। I भी इधर को और E भी इधर को। तो कंडीशन समझ में आती है रेजोनेंस की? हाँ जी आती है। एक कंडीशन और भी है बच्चों जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वैसे तो सिलेबस में से हटा दिया है अब की बार, लेकिन आपको बस याद रखना है कि cos phi की वैल्यू +1 आनी चाहिए। बस इतनी सी बात बता रहा हूं। फिलहाल यूजलेस है, लेकिन याद रख सकते हैं कि cos phi की वैल्यू +1 होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर जो आपको रेजोनेंस पूछ रहे हैं, कहीं रेजोनेंस दिखाना है, तो पावर फैक्टर डेट इज cos phi शुड बी 1। तो वो कैसे हो जाएगा? रेजोनेंस में। चार कंडीशन रेजोनेंस की। फर्स्ट क्या? फर्स्ट ये XL इक्वल्स टू XC। दूसरी क्या? करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तीसरी क्या? E एंड I आर इन सेम फेज। चौथी क्या? पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी। समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए। अब आपसे बोला जाए कि बच्चों आप ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ। किस किस का? करंट का। किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्यों? अब बताता हूं। लो एक बात बताओ बच्चों, इन फ्रीक्वेंसी में कोई फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी होगी क्या? नहीं आया। मैं बोल रहा हूं करंट की फ्रीक्वेंसी होती है ना। करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? वो AC करंट है तो ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना करंट की। बदलती हुई वैल्यू होती है ना करंट की, चलती हुई वैल्यू होती है ना ऐसे। तो वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। तो मैंने बोला
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी तो है सारी फ्रीक्वेंसीज में से जिसको मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलता हूं, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल इक्वल्स टू किसके होता है बच्चों, एक्ससी के होता है। एक्सएल इक्वल्स टू किसके होता है, एक्ससी के। तो करंट कैसा होता है, मैक्सिमम। देखो यहां पे क्या पहुंचा दिया मैंने, करंट मैक्सिमम पहुंचा दिया, समझ रहे हो। इस फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसा आया, मैक्सिमम। और फ्रीक्वेंसीज पे कैसा आया, और फ्रीक्वेंसीज पे ये आया, और फ्रीक्वेंसीज पे ये कुछ आया, आया नहीं आया, तो अलग अलग आया ना, लेकिन इस पे मैक्सिमम आया। इन साइड साइड में कम क्यों आया अलग फ्रीक्वेंसीज पे, क्योंकि एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। एक्सएल माइनस एक्स सी क्या हो जाएगा, आप एक्सएल को क्या लिख सकते हो बच्चों, हमने पहले सीखा है ओमेगा एल। एक्स सी को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा सी, ये लिख सकते हो। तो बेटा आप ओमेगा की कुछ वैल्यू रखोगे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू बन के आएगी, और ये वैल्यू बन के आएगी, इसमें ऐड होगी, तो ये सारा डेनोमिनेटर बढ़ेगा। और जब डेनोमिनेटर बढ़ेगा तो करंट का क्या होगा, घटेगा। तो इधर भी घटता है, इधर कोई फ्रीक्वेंसी है, इस पे भी इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, इसमें ऐड होगी, तो करंट यहाँ भी डिक्रीज होगा। समझ गए। अच्छा, कहां पे करंट मैक्सिमम होगा, जब ये भी ना हो और ये भी ना हो। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी का हो गया, यानी कि एक्सएल बराबर एक्स सी के हो गया। उस टाइम पे ये सारा फैक्टर क्या होगा, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। डेनोमिनेटर में से इतना सारा हिस्सा निकल गया, सिर्फ ये रह गया, तो करंट कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हुआ। तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोला, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। चलो अब एक बात बताओ, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी, लो जी देख लो। एक्सएल इक्वल्स टू क्या है, एक्सी, रेजोनेंस कंडीशन यही तो है। अब एक्सएल इक्वल्स टू होता है बच्चों, एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल। एल फॉर इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ओमेगा फॉर फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी, समझ गए। अच्छा, और एक यहाँ पे ओमेगा सी। तो कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देती है, इक्वल। हमेशा बराबर नहीं होते एक्सएल बराबर एक्सी, रेजोनेंस में होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं बस। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए, ऐसी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। इसकी वैल्यू निकालूं अगर, जो ये इधर चला जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर, और एल नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, ये स्क्वायर हटके यहाँ ऐसे चला जाएगा। ओमेगा आर इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या जी, अंडर रूट एल सी। दिस इज एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, समझ गए। और ऐसे ही सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है बच्चों 2 पाई एफ, ठीक। रेजोनेटिंग वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, यहां भी क्या एफ आर, आर फॉर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों अब एफ आर बराबर क्या, ओमेगा आर अपॉन 2 पाई, है ना, सिंपल सी बात है। ओमेगा आर की वैल्यू क्या आई थी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू 2 पाई, आ गया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हो गया, सीख लिया। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर बात कर ली, रेजोनेंस क्या है उस पर बात कर ली, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व कैसे बनता है। पीक वैल्यू यहाँ पे मिलती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, साइड साइड में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एक्सएल की और एक्ससी की बराबर नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू बनेगी, उसकी वजह से करंट जो है घट के आएगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। खत्म। इस वीडियो में हमने जान लिया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, बहुत अच्छा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तब तक अच्छे से मजे से करते जाना है, सीखते जाना है। फिजिक्स को एक सिंपल और एक आसान मेथड बनाते लेके जाना है ना। फिजिक्स को एक सिंपल, सोबर और बहुत आसान सब्जेक्ट बनाना है, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे स्कोर हाई करें, कैसे अपने आप को फिजिक्स में एक लेवल पहुंचाएं, कैसे। ठीक, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे।